नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूँ। आज का जो ये वीडियो है वो है एसएससी जीएसटी परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण किताब क्या हो सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण बुक्स और रिसोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं तमाम आज की वीडियो में उन रिसोर्सेज को बताऊंगा कि आप किन किन जगहों से आप तैयारी के लिए अपने लिए मटेरियल संग्रह कर सकते हैं और साथ ही साथ वो टॉपिक्स और बुक्स जिसके जरिए आपको इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से सहायता मिलने वाली है। दोस्तों, ये एसएससी जीएसटी जो प्रिपरेशन है मैंने उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ये उस सीरीज़ का चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। तो अगर आपने इसके पहले मेरे उन तमाम 3 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसे देख लें ताकि आपको बिल्कुल क्रम से समझ में आए कि मैंने इसके पहले क्या क्या बातें की हैं और आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग और बूस्ट कर सकते हैं मेरे उन वीडियोस के जरिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि आप परीक्षा के लिए आपके पास टॉपिक्स आ गए कि आपको प्री में, क्योंकि आप शुरुआत सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन से करने वाले हैं, तो आपके पास जब ये तय हो जाता है कि प्री एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स शामिल हो रहे हैं, उसके बाद कैसे स्टार्ट करें। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बिल्कुल शुरुआती दौर में हैं तो मेरा सबसे पहला सुझाव होता है कि आप सीधे पहुंच जाएं अपने क्लास 9, 10, 11, 12 के बेसिक ग्रामर बुक पर। जी हाँ, आपने ठीक सुना है कि आप सबसे पहले अपने बेसिक ग्रामर बुक को उठाएं, एकदम जो आप अपने स्कूली दिनों में जिन किताबों को इस्तेमाल करते थे। अगर आपके पास वो व्याकरण की किताब नहीं है तो आप आसानी से मार्केट में जो 9, 10, 11, 12 के जो ग्रामर के जो बुक होते हैं आप उन बुक्स को खरीद लें और उसे पढ़ना स्टार्ट करें। उसे टॉपिक वाइज पढ़ना, यानी कि जो जो टॉपिक मैंने कहा है उन्हीं टॉपिक्स को जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उन टॉपिक्स को आप उस बुक में सर्च करें और बेसिक तरीके से पढ़ना शुरू करें, एकदम बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आपका सबसे पहला आवश्यक ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि पिछले 3 वर्षों से एसएससी आपको ये प्रयास कर रही है कि कैंडिडेट को फंसाए इन अ सेंस कि बहुत क्लोज अंतर के साथ आपके अंक चले जाते हैं। अंक चले जाने का अर्थ ये होता है कि आपको लगता है कि ये उत्तर सही है और हल्का सा डाउट आपके माइंड में चलता है और उस डाउट की वजह से आप एक कंफ्यूजन में होते हैं और आपको मार्क्स कम मिल पाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी गलती ना हो, ऐसी कोई आवश्यकता, कोई दिक्कत ना हो, तो आप सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करें। अगर आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको जरा भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता या परेशानी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहला मेरा सुझाव कि आप अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए अपने स्कूल बुक्स पर जाएं और वहां से आप अपने टॉपिक्स को क्लियर करें। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास अब टॉपिक्स आ गए हैं, आपको पता है। अब आपको उन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म का अर्थ ये होता है कि YouTube पर ही बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं, जो अलग अलग चैनल्स हैं जो आपको एक एक टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो आप सबसे पहले देख लें कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। सपोज करिए कि एक्टिव पैसिव पूछा जा रहा है या नरेशन पूछा जा रहा है, तो एक्टिव पैसिव पढ़ाने वाले कम से कम आपको 100 से अधिक टीचर मिल जाएंगे जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। तो आप उनमें से उनका वीडियोस देखिए। आपको जो टीचर बहुत अच्छे पसंद आ रहे हैं, जिनकी टेक्निक और स्टाइल आपको समझ में आ रही है, आप वहां से समझ सकते हैं। लेकिन ये आप तब करेंगे जब आप अपने बेसिक्स को ऑलरेडी, जो ग्रामर बुक है, जो 9, 10, 11, 12 के बुक है, वहां से आप क्लियर कर चुके होंगे। उसके बाद एडवांस लेवल के लिए आप यूट्यूब वीडियो पर जाएं। दोस्तों, ये मेरा सुझाव है कि पहली बार में ही आप यूट्यूब चैनल पर मत पहुंच जाइएगा, वरना फिर से आपकी तैयारी में ये चूक रह जाएगी। जो अधिकांश स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि अपनी तैयारी के लिए सबसे पहले इमीडिएट वो यूट्यूब के किसी वीडियो को रेफर करते हैं और यहां गलती हो जाती है। क्यों होती है, इस बात को समझिए। क्योंकि जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हम उस यूट्यूब वीडियो को देखकर कुछ बातें तो समझ लेते हैं जो आधा होता है, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं होता है, और इस वजह से एग्जाम में जब क्वेश्चन थोड़े से घुमाकर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश की जाती है, तो कैंडिडेट फंस जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि ये एक ऐसी परीक्षा है
जो सामान्य हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दिनों होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट एग्जाम में इन दिनों बहुत अधिक है, बहुत अधिक। आपका सिलेक्शन इसलिए भी कई बार नहीं हो पाता है कि आपने अधिक नेगेटिव मार्किंग कर दी है। अगर दो कैंडिडेट, आपको पता होगा कि अगर दो कैंडिडेट समान मार्क्स पाते हैं, मान लीजिए 200 नंबर की परीक्षा हुई जिसमें जनरल के लिए कट ऑफ 140 गया, तो दो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 140 आया है और सीट अगर एक ही है, तो किसे लिया जाएगा? उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दी जाती है जिन्होंने कम नेगेटिव मार्क लाया है, कम नेगेटिव मार्किंग की है। तो इसलिए भी आपको बचना है। तो नेगेटिव मार्किंग हमेशा आपके स्कोर को नीचे लेकर जाता है। तो प्रयास करें कि कम से कम नेगेटिव मार्क का अटेम्प्ट करें। बिल्कुल अगर डाउट अगर 50% से अधिक हो तो कभी उस प्रश्न को हल ना करें। तो टेक्निक दूसरा यही है कि आप एडवांस लेवल के लिए आप यूट्यूब को रेफर करें, या फिर जो भी अलग अलग चैनल्स हैं या फिर जो अलग प्लेटफॉर्म हैं, चाहे आप अनअकैडमी पर जा रहे हो या फिर डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन ये सेकंड स्टेज होना चाहिए, आपका पहला स्टेज नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। अब जब आप इन दो लेवल्स को क्रॉस कर चुके होंगे तो इसके बाद अपने पास दो किताब अवश्य रखें जो बेसिक कॉम्पिटिटिव, जहां पर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आप जहां प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है लूसिएंट। लूसिएंट की जनरल इंग्लिश के नाम से किताब आती है, जनरल इंग्लिश उसी तरह से जनरल हिंदी। तो इन दो किताबों को अपने पास रख लें जहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को बार बार बीच बीच में देखते रहें, रेफर करते रहें, और बहुत सारे यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसे आप टिक आउट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपके तैयारी में बिल्कुल एक बूस्ट करने का आपको काम करेगा, लगातार आपको स्ट्रांग बनाता रहेगा। ये ठीक उसी प्रकार से अरिहंत की भी जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी आती है, RS अग्रवाल की भी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आती है। तो ये तीन अलग अलग पब्लिकेशंस है जहां से आप इन किताबों को ले सकते हैं। लूसिएंट जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी, RS अग्रवाल जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी, सेम उसी प्रकार से अरिहंत की जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। तो इन तीन किताबों को आप रेफर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो थी जनरल प्रिपरेशन। अब जब आप इन दो लेवल से ऊपर उठ गए, यूं कहूं कि आप 3 लेवल से जब ऊपर उठ गए, पहला जो बेसिक आपने तैयार कर लिया था अपने स्कूल बुक से, दूसरा आप यूट्यूब को जब आप फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब फॉलो करते वक्त जब आपको दिक्कत हो रही है, तो इन जनरल किताबों को जो मैंने बताया, लूसिएंट, अरिहंत और RS अग्रवाल, अगर आपने इन तीनों लेवल्स को भी क्रॉस कर लिया और या बीच बीच में रेफरेंस से आपने देख लिया, इसके बाद आप जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स का मतलब ये हो रहा है जो SSC GST SST जो परीक्षा है उससे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं, जहां पर पिछले कुछ वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप उसको उठाएं और साथ ही साथ कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप इन किताबों का रेफरेंस लें। तो ये कौन कौन सी किताबें हैं जहां पर आप महत्वपूर्ण तरीके से आप सोच सकते हैं? तो पहला R गुप्ता, दूसरा अरिहंत, तीसरा उपकार, ये सारे पब्लिकेशंस है। उपकार जो डॉक्टर लाल और जैन के द्वारा लिखा गया है वो, और चौथा प्रतियोगिता साहित्य। तो ये मुख्य तौर पर 4 किताबें जो मैंने आपको बताई, R गुप्ता, अरिहंत, उपकार डॉक्टर लाल और जैन के द्वारा, और प्रतियोगिता साहित्य। तो ये 4 किताबें हैं जिन किताबों को आप रेफर कर सकते हैं इसके बाद के प्रिपरेशन के लिए। यानी कि जब आप महसूस करने लगे हैं कि हाँ, अब कुछ हद तक मैं तैयार हो गया हूं और अब मैं प्रैक्टिस में जा सकता हूं, अब मैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हूं, तब आप इन 4 किताबों को रेफर करें और फिर आप इसे सॉल्व करें। पिछले तो पहले जितने भी वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट आपको लगातार 2011 या 2007 से पेपर मिल जाएंगे आपको इसमें। तो उन तमाम पेपर्स को आप सबसे पहले सॉल्व कर जाएं, पिछले 10 साल के पेपर्स को कि क्या पूछे गए हैं, कैसे पूछे गए हैं, उन तमाम पेपर्स को सॉल्व कर जाएं। और विशेष तौर पर पिछले 3 साल के पेपर को जो 18, 19 और 20 है, इसे आप सॉल्व कर लें, क्योंकि यहीं से एग्जामिनेशन का पैटर्न बदला है। तो आप इसे सॉल्व कर लें सबसे पहले। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप दोस्तों यकीन मानिए कि आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के जो चांसेस है वो
कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये था मेरा पहला पेपर का सुझाव। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेपर के बारे में बात करूंगा अगले वीडियो में कि सेकंड पेपर की आप तैयारी कैसे शुरू करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से। मैं उसके लिए भी आपको किताबें बताऊंगा अलग तरीके से कि उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बुक्स हो सकते हैं कि सेकंड पेपर को आप कैसे तैयार करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्री एग्जामिनेशन के बाद आपको मेंस के एग्जामिनेशन के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। अधिकांश कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि वो इस बात की का इंतजार करते हैं कि पहले प्री तो निकल जाए, पहले पार्ट में तो क्वालिफाई हो जाए, फिर जाकर सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे। तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि जो आपको पता है कि जो सेकंड पेपर है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस का डिमांड करता है। क्योंकि ट्रांसलेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो आप किसी ग्रामर की तरह नहीं होता कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा और एज इट इज आपने लिख दिया और आपको उत्तर पता है तो आप लिख ही देंगे। कई बार लोगों को इंग्लिश पता है, हिंदी पता है, फिर भी जब ट्रांसलेट करने बैठते हैं वो सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, नहीं बिठा पाते हैं, और इससे अर्थ का अनर्थ होता है। अर्थ जो मुख्य जो स्रोत भाषा का जो वाक्य था वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इन तमाम तरह की समस्याओं से कैसे निपटेंगे और ट्रांसलेशन की शुरुआत कैसे करेंगे, बिल्कुल अगर आप बेसिक लेवल से ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, इसका उत्तर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो इस सीरीज को बिल्कुल फॉलो करें जो आपको तैयार कर रहा है एसएससी जीएसटी के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों तैयार हो जाएं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई लोगों ने मुझसे पिछले कुछ दिनों से पूछा है, वो ये कि क्या 2021 में एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, एसएससी ने अगस्त महीने 2021 तक का कैलेंडर ही जारी किया है, यानी कि अगस्त 2021 तक का ही कैलेंडर अब तक जारी हुआ है, जिसमें अब तक इस बात की कोई घोषणा नहीं हुई है कि एसएससी का एग्जाम कब होने वाला है। तो आप उम्मीद करिए कि अगस्त महीने के बाद जो नेक्स्ट कैलेंडर आएगा उसमें इस एग्जाम के अपडेट्स मिलेंगे। फिर आप तय कर पाएंगे कि एग्जाम कब होने वाला है। मैं आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली कब होगा और किस समय होगा। फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन बस एक डेट होता है। एग्जामिनेशन डेट से आप अपनी तैयारी में स्पीड तो ले आते हैं, कि आप उसमें एक गति तो ले आते हैं कि आपको पता है कि एग्जाम डेट है और आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उस रेस को जीतता वही है जिसकी तैयारी पहले से हो, जो लगातार उस एग्जाम के लिए धीरे धीरे संघर्ष कर रहा हो। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप एग्जाम डेट का इंतजार ना करें, अपने परीक्षा के लिए अपने आप को अभी से बिल्कुल तैनाती रखें। तो फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। जो लोग मुझसे पर्सनल तौर पर जुड़ना चाहते हैं वो मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। आप मुझे वहां फॉलो करके जो भी अपने प्रश्न है वहां पर भी पूछ सकते हैं, और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जितने भी आपके प्रश्न होते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। तो दोस्तों मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज करें, मैं आपके तमाम प्रश्नों का उत्तर दूंगा धीरे धीरे। जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं वो कहते हैं ना पहली फुर्सत में, तो मैं पहली फुर्सत में आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना प्यार दिखाते रहें और अपना दुलार दिखाते रहें, और जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछें, मैं उन तमाम प्रश्नों का उत्तर देगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।